नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जेम्स शर्मा में। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए पहले बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। वीडियो जरूर पूरा देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में ये एक आकृति दी गई है जिसमें ए बी एम सी, ध्यान से देखें, यहाँ पर ए फिर बी फिर एम। ये एम जो लिखा हुआ है ये इस पर नहीं है, ध्यान रखें। ये जो चाप दिख रहा है इस चाप पर ये एम है, ध्यान रखें। ए बी एम सी ये जो बना ये किसी वृत्त का चतुर्थांश है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये चतुर्थांश है तो ये ध्यान रखना है, चतुर्थांश मतलब किसी वृत्त का चौथा भाग। और ये चौथा भाग जो होता है कब होता है? जब दो व्यास एक दूसरे को इस प्रकार से समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो चार टुकड़े बनते हैं। मतलब ये जो ए है ये इस चतुर्थांश के लिए जो वृत्त था, पूरा यहाँ ध्यान रखें, यहाँ एक पूरा वृत्त हो सकता था, ये वृत्त था उसका ये केंद्र है, यहाँ एक केंद्र हो गया, ठीक। फिर आगे देखिए 14 सेंटीमीटर उसकी क्या है? त्रिज्या। तो अगर ये केंद्र है तो इसका मतलब ये जो चाप यहाँ दिख रहा है यही इसकी परिधि का भाग यानी परिधि से संबंधित भाग है। तो ये दोनों बिंदु जो है वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो गए। अभी हम ये जो आगे अर्धवृत्त बोला है उसकी बात हमने नहीं की है, अर्धवृत्त को पहले छोड़ दें, केवल इस चतुर्थांश की बात करेंगे। तो ये केंद्र हो गया, ये परिधि का कटा हुआ भाग मिल गया हमें, तो ये हो गई इसकी त्रिज्या जो दी गई है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ये भी त्रिज्या हो गई। केंद्र से ये देखो परिधि तक जा रही है, परिधि इसका कटा हुआ भाग है, परिधि का चाप, इसलिए ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी इसकी। अब आगे देखिए, BC को व्यास मानकर, यहाँ देखिए BC को व्यास मानकर, यहाँ जो ये B और C को मिलाया गया है इसे व्यास मानना है। लेकिन ध्यान दें ये जो चतुर्थांश है इसके लिए ये BC क्या होगी? जीवा। ध्यान से देखिए दोनों ये चाप पर दोनों बिंदु स्थित है, इसको मिला दिया तो चतुर्थांश के लिए ये जीवा है। लेकिन हमें इसी जीवा को क्या मानना है? व्यास। अगर हम इसे व्यास मानेंगे तो इस चतुर्थांश से फिर इसका कोई लेना देना नहीं है। इस चतुर्थांश को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और केवल इसको ध्यान रखेंगे, BC और BC को मानेंगे व्यास। और हमें भी पता है व्यास पर स्थित होता है केंद्र। ये M इसका बिंदु नहीं है, ध्यान रखें, M तो केवल चाप पर स्थित है, इसको छोड़ दे। ये इसका मान लिया यहाँ पे क्या? केंद्र। चलिए केंद्र माना, BC को व्यास मान लिया, फिर एक अर्धवृत्त खींचा। अब इसकी बारी आई अर्धवृत्त की। अब इस ध्यान से देखिए इस अर्धवृत्त को, ये पूरा अर्धवृत्त है, ध्यान रखें, ये यहाँ से लेकर ये व्यास, ये फिर यहाँ बंद कर दिया, ये अर्धवृत्त है। फिर देखिए अब कमी किसमें कुछ हो तो पहले वो देखेंगे। ये जो चतुर्थांश है इसमें त्रिज्या दी गई है, कोई कमी नहीं, क्योंकि हमें पता है वृत्त के लिए सबसे मुख्य जो होता है वो होता है त्रिज्या। चतुर्थांश और अर्धवृत्त है उसके लिए भी त्रिज्या से ही काम चलाना पड़ेगा। ये अर्धवृत्त जो नया आया इसमें देखिए कोई त्रिज्या नहीं दी गई, ये त्रिज्या इस अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं है, क्योंकि इसमें ये BC व्यास है। मतलब अब हमें इस BC में से ही त्रिज्या करनी है, हमें इस BC का मान पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जिसमें कोई कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे। तो चलिए कमी किसकी है? अगर हमें ये BC ज्ञात हो जाए तो वो उस अर्धवृत्त का व्यास बन जाएगा, फिर व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। तो बताइए इस BC को ज्ञात करने का कोई तरीका है या नहीं? तो पहले लिख देते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दी गई है चतुर्थांश की त्रिज्या, और कुछ भी दिया गया नहीं है। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख देता हूँ R1। क्यों? क्योंकि ये चतुर्थांश है, इसके लिए त्रिज्या है। ये अर्धवृत्त होगा उसके लिए अलग त्रिज्या होगी, तो अलग रूप में दर्शाएंगे तो फिर उसे R2 कह देंगे, इसे R1 कह दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है BC। पहले हमें इस BC को ज्ञात करना है। सोचिए इस BC को कैसे ज्ञात करें? तो हमने क्या देखा, ये जैसे ही हमने BC को मिलाया ये जो बना है ये बना है समकोण त्रिभुज। चतुर्थांश का कोण यहाँ केंद्र पर कितना होता है? समकोण होता है, हमें पता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी दो भुजाओं का मान हमें पता है। ध्यान रखें कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें समकोण त्रिभुज हो, उसकी दो भुजाओं का मान हमें पता हो और फिर हमें तीसरी भुजा का मान यदि ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे बोधायन प्रमेय। ध्यान रखें यहाँ हम लगाएंगे बोधायन प्रमेय, इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, लेकिन हम बोधायन प्रमेय लिख रहे हैं यहाँ पर। अब बोधायन प्रमेय क्या करेंगे? वही समकोण त्रिभुज के लिए होता है। सबसे पहले यही कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो छोटी भुजाओं का स्क्वायर है वो जुड़ जाएगा, यही बोधायन प्रमेय है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का मान यदि पूछा जाए तो बोधायन प्रमेय के अनुसार ये होगा बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। चलिए BC का मान हमारे पास है नहीं, AB का मान कितना? 14। इसका मान भी कितना? 14। 14 का वर्ग 196, फिर 14 का वर्ग 196। ये जैसे ही हमने जोड़ा
ये 196 और 196 कितने बन गए, ध्यान से देखिए। 196 जोड़ दूंगा तो ये बन गया 2 196। ध्यान रखें, 2 × 196। आप सोच सकते हैं भाई दोनों समान है, 2 × 196। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सोचिए इन दोनों का जो योग होगा, 196 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग, ये 196 कैसी है, पूर्ण वर्ग। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे जो हमें मान प्राप्त होगा, यानी 392, हमें इसका मान प्राप्त होगा 392, जो किसी का वर्ग नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, चलिए मैं तो लिख देता हूँ। चलिए ये हो गया 392। अब देखिए 392 है, इसका ये जो है यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट। सोचिए दोनों का योग 392। अभी स्क्वायर हटाना भाई, मैंने बताया सरल करते ही स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट। क्या 392 का अंडर रूट निकल रहा है, चलिए मैं अंडर रूट लगा देता हूँ 392 पे। देखिए जैसे 196 वर्ग है तो क्या 392 किसी का वर्ग है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कम से कम हमें 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, और वो वर्ग याद करना भी आसान है। रोज़ का 1 या 2 वर्ग ऐसे ही चलते फिरते कैसे भी हम याद कर सकते हैं। तो 392 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है। तो अब क्या करना है, देखिए जब कभी ऐसा हो कि कोई संख्या हो, अंडर रूट निकालना हो लेकिन उसका वर्ग ना हो, तो अपनी कोशिश ये करनी है, इसका वर्गमूल ना निकलता हो तो हमें क्या करना है, उसके ऐसे 2 टुकड़े करने। ध्यान से देखें, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने से वापस 392 आ जाए और उन दोनों में से किसी एक का वर्गमूल निकलता हो। तो मैंने कर दिया 2 × 196। ये मुझे पता था कि भाई 196 2 बार है तो 2 × 196 हो गया, एक ही बात है। इसमें से 196 है वो 14 का वर्ग है जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो वर्गमूल निकला कितना, 196 का निकल गया 14 और 2 का नहीं निकला तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ध्यान रखें, जिसका निकला वो बाहर, जिसका नहीं निकला वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। और ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा। ये जो आया है वो आया BC का मान। अब ध्यान रखें, ये BC जो है वो इस नए अर्धवृत्त के लिए ये किसका काम करेगा, व्यास का। तो ये जो बन गई ये नए वृत्त के लिए, नए अर्धवृत्त के लिए ये बन गई व्यास बन गया। चलिए अर्धवृत्त का व्यास कितना बन गया, 14√2। ध्यान से देखें, ये 14√2 इस क्या है, इस अर्धवृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है तो अतः इसकी त्रिज्या, हमें इसकी त्रिज्या लेनी है, क्योंकि हमें व्यास से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सबसे मुख्य क्या है, त्रिज्या। तो इसे r कर देंगे 2, इसका आधा करेंगे 14 का, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। अब आप कहोगे सर इसका आधा क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पूरे में हमने 2 का भाग दिया, तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये वो अंडर रूट के अंदर है, जिसका भाग देंगे वो अंडर रूट के अंदर नहीं है। जो अंडर रूट के जो अंदर नहीं है उसका अंदर भाग नहीं जाएगा, बाहर वाली संख्या में ही भाग जाएगा। यहाँ पे दे दिया, ये हो गया सेंटीमीटर। ध्यान दें, चलिए ये होगी इसकी त्रिज्या। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, अब कमी तो उसमें कोई है नहीं, हमें करना है ये छायांकित भाग। अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब हमें करना क्या है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल करना है। तो कैसे करेंगे, ये छायांकित भाग किसके अंदर है, तो कि सर ये अर्धवृत्त के अंदर है। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अगर ये अर्धवृत्त के अंदर है तो क्या ये छायांकित भाग ही अर्धवृत्त के अंदर है, अर्धवृत्त के अंदर और कोई भाग नहीं है कि सर अर्धवृत्त के अंदर ये भी एक भाग है। ये देखो, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये क्या है, चतुर्थांश में था, पहले चतुर्थांश का एक भाग था जो जीवा की वजह से बना, और जीवा की वजह से बनता है वृत्तखंड। इसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो पहले ला चुके हैं, वो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। सारी वीडियोस क्षेत्रफल से संबंधित हम जितनी भी वीडियो पहले लेकर आए हैं उन सभी वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अर्धवृत्त के अंदर 2 भाग है, एक छायांकित है, एक खाली भाग है, और जो खाली भाग है वो इस चतुर्थांश का वृत्तखंड है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, फिर पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस खाली वाले भाग को माइनस कर देंगे, हमें छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम ये करते हैं, खाली वाला भाग यानी चतुर्थांश के, जो चतुर्थांश के अंदर है, चतुर्थांश के वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो चतुर्थांश के अंदर है उसका पहले क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इस पूरे अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे, छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। अब चतुर्थांश का जो वृत्तखंड, वृत्तखंड के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले जो पूरा भाग है उसका क्षेत्रफल करेंगे, जो भी त्रिज्य खंड है चाहे कुछ भी है। तो पूरा कौन हुआ, पूरा हो गया ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी πr²/4। अब ये r कौन सा, ये जो अर्धवृत्त वाला वो या चतुर्थांश वाला वो, तो सर ये जो चतुर्थांश के लिए हम कर रहे हैं ये चतुर्थांश वाला आएगा, नहीं R1 आएगा। चलिए आगे, चतुर्थांश में क्या करना है, ये त्रिभुज का माइनस।
अब त्रिभुज के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे? यहाँ पे सूत्र अगर लगाऊंगा त्रिभुज में, तो यहाँ पे कोण देखिए 90 डिग्री का है। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर कोण 90 डिग्री का हो और वहाँ पे मिलने वाली भुजाओं का हमें मान प्राप्त हो, तो फिर वही सूत्र लगाना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही सूत्र लगाना, ध्यान रखें। 22/7 मान रख रहे हैं, R1 14 इंटू 14, बट्टा में कितने 4 हैं, ये बट्टा में 4 लगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा लगा सकते हैं हम। फिर माइनस 1/2, आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14, ये देखिए आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14, ये 14 इंटू 14। अब काटते हैं, 7 को 14 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। देखिए 2 के पार्ट से ये दोनों कट रहे, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 से 7 14 को काट, 2 एकम 2, ये 2 7 14, 22 और 7 को गुणा कर दिया, 22 7 154 माइनस। अब यहाँ पे देखिए 2 और 7, ये 14 कट गया 7 बार, ये 14 और 7 का गुणा कर दिया 98, 154 में से 98 चले गए, ये रह गए 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान दें, ये केवल इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करेंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि सर छायांकित भाग का करने के लिए पहले इस छायांकित भाग जिसके अंदर है उसका पूरा क्या करेंगे क्षेत्रफल। तो पूरा कौन हुआ, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्या होता है, πr²/2। अब इसमें r कौन सी, कि सर अब जो ये अर्धवृत्त बना है उसकी खुद का जो त्रिज्या है, खुद की वो त्रिज्या कितनी है, 7√2 सेंटीमीटर, R2 है, ध्यान रखें, यहाँ देखिए R2 लिखा था हमने, वही है। फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो अंदर खाली भाग पड़ा है उस खाली भाग वाला माइनस करेंगे। खाली भाग कितना है, ये 56 लिख दिया। पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ R2 का स्क्वायर, ध्यान रखिए R2 जो है वो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 7√2 है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर बट्टा में क्या है 2, फिर माइनस में कितना लिखा है 56। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है क्या नहीं, यहाँ करते हैं आगे वाला भाग में, यहाँ कर रहा हूँ सरल, ध्यान रखें। 22/7 इंटू, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये स्क्वायर जब 7 पर होगा तो ये बन जाएगा 49, ठीक। फिर यही स्क्वायर अंडर रूट पे जाएगा, ध्यान रखें, मैं इससे पहले भी हम आपके सामने ऐसी वीडियो ला चुके हैं और मैंने बताया था कि अंडर रूट के ऊपर भी यदि स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर अंडर रूट दोनों कट जाएंगे और अंदर जो संख्या है वो वैसे की वैसी आएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था इन दोनों के बीच में, तो वहाँ लगा देंगे गुणा का चिन्ह। ये देखिए आगे बट्टा में क्या लिखा है 2, फिर माइनस में क्या है 56। अब देखो कुछ सरल करते हैं इसको, ये 7 और 49 कट रहे हैं, 7 एकम 7 और 7 और 7 ही 49, ये ऊपर नीचे भी 2, ये ऊपर भी 2, 2 से 2 कट गए। 22 को 7 से गुणा कर दिया, ये 154 माइनस हो गई ये 56, 154 में 56 गई ये 98, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है यही है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस प्रश्न में AB वृत्त का व्यास है, ये AB जो लिखा हुआ है यहाँ से A से लेकर B तक, ये इस वृत्त का व्यास है। आगे AC 6 सेंटीमीटर AC का मान है, फिर BC का मान ये है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न को देखिए और समझिए कि इस वृत्त के लिए सबसे मुख्य जो होगा वो है त्रिज्या। जो त्रिज्या है वो इस व्यास में छिपी हो सकती है, लेकिन इस व्यास का मान हमारे पास है नहीं, तो कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो दिया गया है उसी से हम इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने और समझें कि यहाँ पे ये जो AB वृत्त का व्यास है, इस AB के 2 सिरे हैं, एक A सिरा है और एक B सिरा है, ध्यान से देखें। फिर A सिरे से एक रेखाखंड कह दो या वृत्त के लिए कोई जीवा कह दो, वो जीवा जा रही है बिंदु C पर, जो बिंदु परिधि पर स्थित है, परिधि पर स्थित है। फिर दूसरे सिरे B से भी एक जीवा जा रही है और वो भी बिंदु C पर ही मिल रही है और वहाँ एक कोण बन रहा है। यहाँ ध्यान से देखें, ये जो कोण बन रहा है वो कोण आखिर है क्या, इसे क्या कहेंगे? तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि यदि व्यास के दोनों सिरों से जीवाएं निकल कर यदि परिधि पर मिलती हैं तो उसे कहते हैं, उस कोण को ये कहते हैं व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। ये जो कोण बना ये परिधि पर बना है, लेकिन किसकी वजह से बना है? व्यास की वजह से। ध्यान रखें, ये नहीं करना है कि सर ये जीवाओं की वजह से बना। अरे भाई जीवा आई कहाँ से? ये आई है, ध्यान रखें, व्यास के इन दोनों अंतिम बिंदुओं से आई है और यहाँ पे कोण बना है और ये व्यास है, ये केंद्र पर परिधि पर एक कोण अंतरित करता है, कोण बनाता है। कौन बनाता है? व्यास। और याद रखें हमेशा, व्यास हमेशा वृत्त की परिधि कहीं पे भी कोण अंतरित करता है, खुद के सिरों से जीवाएं निकाल कर यदि कोण अंतरित करता है तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ध्यान से देखें और ध्यान समझें,
याद रखें हमेशा कि जो जीवा व्यास होता है वो हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण ही बनाता है, हमेशा ध्यान रखें। अब बताइए ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। इससे ठीक पहले प्रश्न, अभी हमने जो 7वां प्रश्न किया था इससे पहले, उस प्रश्न में हमने क्या बताया कि जब भी समकोण इस प्रकार आया, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा दोनों कहाँ मिल रही हैं, समकोण पर मिल रही हैं। इसका मतलब ये तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, बोधायन प्रमेय से। वही चीज़ है, अभी प्रश्न किया था हमने, वही चीज़ लगवानी और कुछ करना नहीं है। चलिए AC का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात किसका करना है हमें, AB का। AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले ये लिख देंगे भाई समकोण, पहले तो देखो उसमें तो समकोण था चतुर्थांश की वजह से, यहाँ हमें पता नहीं है समकोण है या नहीं, तो ये बात हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कि व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। अगर पहले से 90 डिग्री दिया होता तो हम लिखते ही नहीं। व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण समकोण होता है। चलिए अगर ये समकोण बन गया तो ये ABC क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, बोधायन प्रमेय। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो भुजाओं का मान हमें पता है और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी ही पड़ेगी। अब कोई कहे सर क्यों ज्ञात कर रहे हो, क्योंकि हम ये ज्ञात करेंगे वो इस वृत्त का व्यास होगा, फिर व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम बोधायन प्रमेय लगा रहे हैं। तो ये AB का स्क्वायर। चलिए बताइए AB कहाँ पे है, समकोण के ठीक सामने, यानी सबसे बड़ी भुजा। जैसे ही बड़ी भुजा यहाँ रखेंगे, जो भी छोटी भुजाएं हैं उन दोनों का योग हो जाएगा वर्ग करने के बाद। वर्ग करने के बाद उनका योग कर देंगे, वही मान वापस रखना शुरू करेंगे। AC का मान यहाँ कितना है 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर, ये बन गया अपना कितना 36, ये बन गया 64, दोनों को जोड़ा ये बन गया 100। अब यहाँ से देखिए ये सरल होने के बाद इसको हटाएंगे, क्या लगेगा अंडररूट, और ये जो 100 है 100 लिखा हुआ है वो वर्ग किसका 10 का, तो वर्गमूल भी कितना हो जाएगा 10, ये सेंटीमीटर। ये हो गया अपना AB का मान। ध्यान से देखें, ये इस AB का मान आ चुका है। AB का मान मतलब कौन, वृत्त का व्यास। हाँ वृत्त का व्यास भैया एकदम सही, 10 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब करेंगे इस वृत्त की त्रिज्या, कमी को हमने पूरा कर दिया है, आधा करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास को आधा करने से हमें त्रिज्या प्राप्त होती है। त्रिज्या को R से दर्शा देते हैं और कहीं R है नहीं। अब सोचिए कोई कमी तो नहीं, देखिए वृत्त के लिए कोई कमी है नहीं, ये हो गई। अंदर जो त्रिभुज बना है उसमें समकोण पर जो भुजाएं मिलती है, मैंने बताया था आपको, उसमें से एक भुजा को आधार और एक भुजा को ऊंचाई, वो जैसे लंब और आधार मानते थे, इसमें यहाँ आधार ऊंचाई वो भी मान दिया गया है। त्रिभुज में भी कोई कमी नहीं। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हम करेंगे उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, छायांकित भाग किसके अंदर है पहले ये ढूंढना है। ये जितना भी छायांकित भाग है वो सारा किसके अंदर है, वृत्त के अंदर। जिसके अंदर छायांकित भाग है पहले क्या करेंगे, उसके पूरे का क्षेत्रफल करेंगे। वेरी गुड, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया भैया। फिर क्या करेंगे माइनस, अब माइनस लगा दो। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि अंदर जो खाली भाग, ध्यान रखें छायांकित भाग करने के लिए पहला करेंगे पहले अपना पूरे का क्षेत्रफल, फिर अंदर जो खाली है उसका क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। अंदर क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ माइनस करेंगे। ध्यान से देखें, किसी तरह से ऐसा प्रश्न आ जाए, आकृति चाहे कोई भी हो, अगर उसके अंदर छायांकित भाग यदि हमें क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें हमेशा पहले पूरी आकृति जो भी है, आयत है चाहे वर्ग है चाहे वृत्त है, जो भी है पूरी आकृति का करना है। फिर माइनस कौन सा करना, हमेशा खाली वाला। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पता है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, समकोण यहाँ बना हुआ है इसलिए ये आधार और ये ऊंचाई या आधार ऊंचाई कोई भी ले लो, तो वही सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब सोचिए और रखिए मान, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना भैया, आर का मान रखेंगे कितने बार, 2 बार। अब देखिए आगे आर का मान 2 बार रखते हैं। आर का मान कितना है 5 × 5, फिर क्या लगा है माइनस 1/2 आधार और ऊंचाई, ये 6 और ये 8। अब यहाँ देखिए 7 किसी से नहीं कट रहा है। चलिए 5 को 5 गुणा करिए 25, 25 दुए ये 50, फिर 5 50 और ये हो गए 55, बट्टम कितने हैं 7। यहाँ गुणा किया तो ये दोनों कट रहे हैं, देखिए कितनी बार कट गया 3 बार, दोनों गुणा किया कितने हो गए 24। अब देखिए वही चीज़ वापस, 7 पहले नहीं कट रहा था तो 7 अब भी नहीं कटेगा, ध्यान रखें। अब इस क्या करना है कि सर अगर ये भिन्न है, ये संख्या है, तो संख्या को पहले भिन्न के साथ में लेंगे फिर सरल करेंगे। तो देखिए 550 तो है ही, माइनस 7 को यहाँ गुणा करेंगे, 7 चौक ये 28, ये 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, 168।
अब ये 7 किसके नीचे, पूरे के नीचे। जैसे ही हम गुणा करेंगे ये इसके साथ आ जाएगा और अब 7 पूरे के नीचे आएगा। अब करिए सरल, 10 में से ये 8 गए, पीछे बच्चा 2, ये 4 है। 14 में से 6 गए, पीछे बच्चे 8, यहाँ 4 है। 4 में से 1 गए, ये 3, बट्टा में 7। अब देखिए 7 का भाग देंगे तो भी सही, 7 का भाग नहीं देंगे तो भी सही। और अगर देखें दशमलव लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 7 का भाग 3 में तो जा नहीं रहा है, 38 में देंगे। 7 पंजे 35, पीछे कितना बचा 3, यहाँ 32 बन गए। 7 चौक 28, पीछे बच गए कितना है 4 बार गए यहाँ पे। 7 चौक 28, अब 4 बच गए। अब 4 इसकी जगह पे है, लेकिन 7 का भाग देना जरूरी है। ये नहीं 4 लिख दिया आप नीचे, नहीं, 4 में भाग नहीं जा रहा है। जब नीचे वाली संख्या का भाग नहीं जाए, आगे नंबर ना हो, तो यहाँ दशमलव और जो नंबर यहाँ बचा था, अभी 4 बचा था ना, उसके पीछे 0 लगेंगे। 40, 7 का भाग दिया 40 में, 7 पंजे 35, पीछे बच गया कितना 5। फिर उसके पीछे 0 लगा सकते हैं। एक बार दशमलव लगा दिया तो ज़रूरत के हिसाब से हम 1 0 लगा सकते हैं। कितने बन गए 50। 7 का भाग 50 दिया, 7 तो 7 ही 49। 2 अंक बहुत है। अगर आगे करना चाहो तो और वही 0 लगाओ फिर भाग दो, 0 लगाओ फिर भाग दो, तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये करेंगे तो भी सही। अगर 382/7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ रखते तो भी सही होता, क्योंकि 7 बट्टा के नीचे यदि आता है और उसका यदि भाग पहले से अगर कट नहीं रहा है और भाग देते हैं तो दशमलव में ये जो आएगा वो आएगा हमें असंत परिमेय संख्या मिलेगी। यानी इतने ये दशमलव के बाद इतने अंक आएंगे, कभी ख़त्म होंगे ही नहीं, अंक आते रहेंगे, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। तो यहाँ रखेंगे तो भी सही, यहाँ तक करेंगे तो भी सही। चलिए आज का ये अपना प्रश्न हो चुका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहे हमारे वीडियोज़, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।